भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप सोच रहे होंगे कि यह हनुमान चालीसा क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो आज मंगलवार है और दूसरा, आप कहानी सुनिए, खुद ही समझ जाएंगे। नमस्कार, स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर दिन एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। हम आपके लिए पेश करते हैं स्टीफन किंग की 1968 की लघु कहानी की एक प्रस्तुति, स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग। धन्यवाद। स्प्रिंग हील जैक। आज सुबह अखबार में मैंने ये दो शब्द देखे और हे भगवान, कैसे ये मुझे वापस ले गए। आज से ठीक 8 साल पहले एक बार जब ये सब चल रहा था, मैंने खुद को नेशनल टीवी पर देखा, वॉल्टर क्रोंकाइट रिपोर्ट में। बस एक दौड़ता हुआ चेहरा रिपोर्टर की पीठ के पीछे। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किया। मेरे पापा स्थिति का विश्लेषण चाहते थे, एकदम जोशीले, हंसमुख और सीधे बात करने वाले। मेरी माँ बस चाहती थी कि मैं घर लौट आऊं, लेकिन मैं घर नहीं लौटना चाहता था। मैं मोहित था उस अंधेरे और धुंध से भरे स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग से, और उस हिंसक मौत की परछाई से जो उन रातों में वहां चल रही थी 8 साल पहले। स्प्रिंग हील जैक की परछाई से। न्यू इंग्लैंड में लोग इसे स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग कहते हैं। कोई नहीं जानता क्यों, बस एक पुरानी कहावत है। कहते हैं हर 8 या 10 साल में एक बार ऐसा होता है। जो न्यू शेरॉन टीचर्स कॉलेज में उस स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग के दौरान हुआ, शायद उसका भी कोई चक्र हो। लेकिन अगर किसी ने इसे समझा भी है तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। न्यू शेरॉन में स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग 16 मार्च 1968 को शुरू हुआ। 20 साल की सबसे ठंडी सर्दी उस दिन टूटी। बारिश हुई और 20 मील दूर समुद्र की खुशबू महसूस हो रही थी। बर्फ जो कुछ जगहों पर 35 इंच तक थी, पिघलने लगी। कैंपस की सड़कों पर कीचड़ बहने लगा। विंटर कार्निवल की बर्फ की मूर्तियां, जो 2 महीनों से जीरो से नीचे तापमान में साफ और तेज बनी हुई थीं, अब ढहने लगी। टेप फ्लैट हाउस के सामने लिंडन जॉनसन का कैरिकेचर पिघलते आंसू बहा रहा था। प्रेशर हॉल के सामने की बर्फीली कबूतर की मूर्ति की पंख पिघल गए थे और उसकी प्लाईवुड की हड्डियां दिखने लगी थीं। और जब रात आई तो धुंध भी साथ आई, धीमी, सफेद और शांत, कैंपस की पतली गलियों में सरकती हुई। पाइन के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई गिनती कर रहा हो, और वो धुंध जैसे सिगरेट का धुआं सिविल वॉर के तोपों वाले छोटे पुल के नीचे से बहती रही। सब कुछ अजीब लगने लगा, जादुई। अनजान राहगीर जब जोरों से म्यूजिक बजा रहे ग्राइंडर क्लब से निकलते, उन्हें उम्मीद होती कि सर्द रात की साफ चुभन उनका स्वागत करेगी। लेकिन उसके बजाय वो खुद को एक चुप और सफेद धुंध से भरी दुनिया में पाते, जहां केवल उनके कदमों की आवाज होती और पुराने गटर से टपकता पानी। ऐसा लगता जैसे कोई गोलम या फ्रोडो और सैम भागते हुए सामने आ जाए। या फिर मुड़ो और देखो कि ग्राइंडर अब गायब है। उसकी जगह धुंध भरे मैदान, टैक्सस के पेड़ और शायद कोई ड्रूइड सर्कल या जादुई परी वाला घेरा। ज्यूकबॉक्स उस साल लव इज ब्लू बजाता था। हे जूड अंतहीन बजता था। स्कारबोरो फेयर बजता रहता था। और उसी रात 11:10 पर एक जूनियर छात्र जॉन डैंसी जब अपने हॉस्टल लौट रहा था, अचानक धुंध में चिल्लाने लगा। उसने अपनी किताबें गिरा दी उस मरी हुई लड़की की फैली टांगों के बीच, जो एनिमल साइंसेज की पार्किंग के कोने में पड़ी थी। उसका गला एक कान से दूसरे तक काटा गया था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और ऐसा लग रहा था मानो वो अब भी अभी अपने जीवन का सबसे मजेदार मजाक करके गई हो। डैंसी, जो एजुकेशन मेजर और स्पीच माइनर था, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। अगले दिन बादल छाए हुए थे और सब चुपचाप था। हम क्लास में गए, सवालों से भरे। कौन, क्यों, कब, क्या तुम्हें लगता है वो पकड़ा जाएगा? और हमेशा आखिरी सवाल रोमांच से भरा, क्या तुम उसे जानते थे? हाँ, मेरी उसके साथ आर्ट क्लास थी। हाँ,
मेरे रूममेट का दोस्त पिछले सेमेस्टर में उससे डेट करता था। हाँ, उसने एक बार मुझसे ग्राइंडर में लाइट मांगी थी। हाँ, वो मेरी अगली टेबल पर बैठती थी। हाँ, हाँ, मैं, हाँ, हाँ, ओह! हाँ, हम सभी उसे जानते थे। उसका नाम गेल कैरमन था और वो एक आर्ट मेजर थी। वो ग्रैनी चश्मा पहनती थी और उसका फिगर अच्छा था। वो लोकप्रिय थी लेकिन उसकी रूममेट्स उसे नापसंद करती थीं। वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, फिर भी कैंपस की सबसे प्रोमिस्क्यूअस लड़कियों में से एक थी। वो बदसूरत थी, लेकिन प्यारी। वो जिंदा दिल लड़की थी जो कम बोलती थी और कम मुस्कुराती थी। वो गर्भवती थी और उसे ल्यूकेमिया था। वो एक लेस्बियन थी जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया था। वो स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग था और 17 मार्च की सुबह तक हम सभी गेल केयरमैन को जानते थे। आधा दर्जन स्टेट पुलिस की गाड़ियां कैंपस में घुस आईं और ज्यादातर ने जूडिथ फ्रैंकलिन हॉल के सामने पार्क किया, जहां गेल रहती थी। मैं जब अपनी 10 बजे की क्लास के लिए वहां से गुजर रहा था, तो मुझसे स्टूडेंट आईडी दिखाने को कहा गया। मैं चालाक था। मैंने वो आईडी दिखाई जिसमें दांत नहीं थे। क्या तुम चाकू रखते हो? पुलिस वाले ने चालाकी से पूछा। क्या ये गेल केयरमैन के बारे में है? मैंने पूछा। जब मैंने उसे बताया कि मेरी जेब में सबसे खतरनाक चीज एक खरगोश के पंजे की कीचेन है। तुमने ऐसा क्यों पूछा? उसने तुरंत घेरा। मैं अपनी क्लास में 5 मिनट लेट हो गया। वो स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग था और उस रात कोई भी अकेला नहीं चला। फॉग फिर आ चुकी थी। समुद्र की खुशबू ली, गहरी और शांत। करीब 9 बजे मेरा रूममेट कमरे में घुसा, जहां मैं शाम 7 बजे से जॉन मिल्टन के निबंध पर मेहनत कर रहा था। उसे पकड़ लिया गया, उसने कहा। मैंने ग्राइंडर में सुना। किससे? पता नहीं। किसी ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड ही कातिल है। नाम है कार्ल अमलारा। मैं थोड़ा राहत महसूस कर रहा था और थोड़ा निराश। ऐसे नाम के साथ ये सच ही होना था। एक साधारण गंदा सा क्राइम ऑफ पैशन। ठीक है, मैंने कहा। अच्छा है। वो बाहर निकल गया खबर फैलाने। मैंने अपना मिल्टन का निबंध फिर से पढ़ा। समझ नहीं आया कि मैंने क्या लिखा था। मैंने फाड़ डाला और फिर से शुरू किया। अगले दिन ये अखबार में था। अमलारा की एक अजीब तरह से साफ तस्वीर छपी थी। शायद उसकी हाई स्कूल ग्रेजुएशन फोटो। एक उदास सा लड़का, जैतूनी रंग का चेहरा, गहरी आंखें और नाक पर चेचक के निशान। लड़के ने अभी तक कबूल नहीं किया था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत मजबूत थे। वो और गेल करमन पिछले 1 महीने से बहुत झगड़ रहे थे और एक हफ्ता पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। अमलारा के रूममेट ने कहा कि वो बहुत उदास था। उसके बिस्तर के नीचे एक फुट लॉकर में पुलिस को एक 7 इंच का हंटिंग नाइफ मिला, जो एलवेल बीन से खरीदा गया था, और लड़की की एक तस्वीर जिसे शायद कैंची से काटा गया था। अमलारा की तस्वीर के पास गेल करमन की एक तस्वीर थी, जिसमें एक कुत्ता, एक लॉन फ्लेमिंगो और एक चश्मा पहनी हल्के बालों वाली लड़की धुंधली सी नजर आ रही थी। उसके होठों पर एक असहज सी मुस्कान थी और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। एक हाथ कुत्ते के सिर पर था। तब ये सच लगा, ये सच ही होना था। उस रात फिर से कोहरा छा गया। ये किसी बिल्ली के नर्म पैरों जैसा नहीं आया, बल्कि एक चुपचाप फैलती चादर की तरह आया। मैं उस रात टहल रहा था। मुझे सिर दर्द था और मैं ताजा हवा लेने निकला था। मैं उस गीली, नम वसंत की गंध को महसूस कर रहा था, जो धीरे धीरे पिछली बर्फ को मिटा रही थी। सूखी और मृत घास की परतें उजागर कर रही थीं, जैसे किसी बूढ़ी दादी के सिर पर सफेद बालों की टोप हट गई हो। मेरे लिए वह रात सबसे खूबसूरत रातों में से एक थी, जिसे मैं याद कर सकता हूं। जिन लोगों को मैंने स्ट्रीट लाइट की हल्की चमक में पार किया, वे सब छायाएं थीं जो धीमे स्वर में बातें कर रहे थे और सभी प्रेमी जैसे लग रहे थे। एक दूसरे का हाथ थामे और आंखों में आंखें डाले चल रहे थे। पिघलती बर्फ टपकती रही और बहती रही, और हर अंधेरे स्टॉर्म ड्रेन से समंदर की गंध उठती रही। एक गहरा सर्दियों का समंदर जो अब पीछे हट रहा था। मैं लगभग आधी रात तक चलता रहा। पूरी तरह भीग चुका था। मैंने कई छायाएं पार की, कई कदमों की आवाजें सुनी जो घुमावदार रास्तों पर धीरे धीरे गूंज रही थीं। कौन कह सकता है कि उनमें से कोई एक वह आदमी या वह चीज नहीं थी जिसे बाद में स्प्रिंग हील्ड जैक कहा गया? मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कई छायाएं देखी,
लेकिन कोहरे में कोई चेहरा नहीं। अगली सुबह हॉल के शोर ने मुझे जगा दिया। मैं बाहर निकला यह देखने कि किसे सेना में भर्ती कर लिया गया है। मैं दोनों हाथों से बाल संवार रहा था और अपनी सूखी जीभ से मुंह की छत पर बने रूखे एहसास को महसूस कर रहा था। उसे फिर मिल गया, किसी ने मुझसे कहा। उसका चेहरा उत्तेजना से पीला पड़ गया था। उसे छोड़ना पड़ा। अमलारा को क्यों छोड़ दिया? किसी और ने उत्साह से कहा। वो तो जेल में था जब यह हुआ। क्या हुआ? मैंने शांतिपूर्वक पूछा। देर सबेर मुझे जवाब मिल ही जाता, मैं जानता था। उस आदमी ने पिछली रात फिर किसी को मार दिया और अब वे चारों ओर उसे ढूंढ रहे हैं। किसे? वही पीला चेहरा फिर मेरे सामने आया। उसका सिर। जिसने भी उसे मारा है वो उसका सिर साथ ले गया है। न्यू शेरॉन अब बड़ा स्कूल नहीं है और तब तो और भी छोटा था। वह ऐसा संस्थान था जिसे पब्लिक रिलेशन लोग कम्युनिटी कॉलेज कहते थे। और वाकई वह एक छोटे समुदाय जैसा ही था, कम से कम उन दिनों। तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर लगभग सभी लोगों से कम पहचान के स्तर पर जुड़े रहते थे। गैल करमन उन लड़कियों में से एक थी जिन्हें तुम बस देखकर सर हिला देते थे, ये सोचकर कि शायद कहीं देखी है। लेकिन एनी ब्रे को हम सब जानते थे। वो पिछले साल मिस न्यू इंग्लैंड प्रतियोगिता की फर्स्ट रनर अप थी। उसका टैलेंट परफॉर्मेंस था जलती हुई छड़ी घुमाना। गीत था हे लुक मी ओवर। वो दिमागदार भी थी। अपनी मौत तक वो स्कूल अखबार की संपादक थी। ये एक साप्ताहिक अखबार था जिसमें कई राजनीतिक कार्टून और जोशीले पत्र छपते थे। वह स्टूडेंट ड्रामेटिक सोसाइटी की सदस्य थी और नेशनल सर्विस सोरोरिटी न्यू शेरॉन शाखा की अध्यक्ष भी थी। अपने फ्रेशमैन जोश के दिनों में मैंने अखबार को एक कॉलम आइडिया भेजा था और उसे डेट के लिए पूछा था। दोनों में मुझे नकार दिया गया और अब वो मर चुकी थी। नहीं, सिर्फ मरी नहीं थी, बल्कि उससे भी बुरा। मैं अपनी दोपहर की क्लासों में गया। जैसे सभी जा रहे थे, अपने परिचितों को सामान्य से थोड़े ज्यादा उत्साह से हाय कहते हुए, जैसे यह इस बात की भरपाई कर देगा कि मैं उनके चेहरे कितनी बारीकी से देख रहा था, जैसे वो मेरे चेहरे को देख रहे थे। हमारे बीच कुछ अंधकारमय था, उतना ही अंधकारमय जितना वो रास्ता जो मॉल से मुड़ता था, या वो जो जिम्नेजियम के पीछे पुराने ओक पेड़ों के बीच से गुजरता था। उतना ही अंधकारमय जितने की सिविल वॉर के टोप जो कोहरे की झिल्ली के पार नजर आते थे। हम एक दूसरे के चेहरों में देखते थे और कोशिश करते थे कि उस अंधकार को पढ़ सकें जो किसी एक के पीछे छिपा हो सकता था। इस बार पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। नीली बीटल गाड़ियां 18, 19 और 20 तारीख की कोहरे भरी वसंत की रातों में लगातार कैंपस में गश्त करती रहीं। स्पॉटलाइट्स अंधेरे कोनों और झाड़ियों में तेजी से चमकती रहीं। प्रशासन ने रात 9 बजे का अनिवार्य कर्फ्यू लगा दिया। टेट एलुमनी बिल्डिंग के उत्तर में सजे हुए बागीचों में एक जोड़ा पकड़ा गया। जब वे रोमांस कर रहे थे, उन्हें न्यू शेरॉन पुलिस स्टेशन ले जाया गया और 3 घंटे तक सख्ती से पूछताछ की गई। 20 तारीख को एक लड़के के बेहोश मिलने पर एक झूठा हंगामा हुआ। वो ठीक उसी पार्किंग लॉट में पाया गया जहां गेल करमन की लाश मिली थी। एक बड़बड़ाता हुआ कैंपस पुलिसकर्मी उसे अपनी क्रूजर की पिछली सीट में लादा और काउंटी का नक्शा उसके चेहरे पर रख दिया। बिना उसकी नब्ज जांचे और स्थानीय अस्पताल की ओर निकल पड़ा। सायरन वीरान कैंपस में से ऐसे गूंज रहा था जैसे किसी बंशी के सेमिनार की आवाज हो। आधे रास्ते में पीछे की सीट पर पड़ी लाश उठ बैठी और सूनी आवाज में पूछा, मैं कहां हूं? पुलिसकर्मी चीखा और सड़क से नीचे उतर गया। वो लाश असल में डोनाल्ड मॉरिस नाम का एक अंडर ग्रेजुएट निकला जो 2 दिन से फ्लू की वजह से बिस्तर पर था। शायद उस साल एशियन फ्लू चल रहा था, मुझे याद नहीं। खैर, वो ग्राइंडर की ओर सूप और टोस्ट लेने जा रहा था जब पार्किंग में बेहोश हो गया। दिन गर्म और बादली बने रहे। लोग छोटे छोटे झुंडों में इकट्ठा होते और बहुत तेजी से बिखर जाते और फिर बनते। एक ही चेहरे को ज्यादा देर देखने से अजीब विचार आने लगते और अफवाहें कैंपस में इतनी तेजी से फैलती थीं जैसे प्रकाश की गति से दौड़ रही हों। एक लोकप्रिय इतिहास के प्रोफेसर को छोटे पुल के पास हंसते और रोते हुए सुना गया। गेल क्रमन ने एनिमल साइंसेज की पार्किंग में ब्लैक टॉप पर अपने ही खून से
एक रहस्यमयी दो शब्दों का संदेश छोड़ा था। कहा गया कि दोनों हत्याएं असल में राजनीतिक अपराध थीं, एक तरह की रिचुअल मर्डर जो युद्ध के विरोध में एसडीएस की किसी शाखा ने की थी। एक बड़बड़ाता हुआ कैंपस पुलिसकर्मी उसे अपनी क्रूजर की पिछली सीट में लादा और काउंटी का नक्शा उसके चेहरे पर रख दिया। बिना उसकी नब्ज जांचे और स्थानीय अस्पताल की ओर निकल पड़ा। सायरन वीरान कैंपस में से ऐसे गूंज रहा था जैसे किसी बंशी के सेमिनार की आवाज हो। आधे रास्ते में पीछे की सीट पर पड़ी लाश उठ बैठी और सूनी आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूं? पुलिसकर्मी चीखा और सड़क से नीचे उतर गया। वो लाश असल में डोनाल्ड मॉरिस नाम का एक अंडर ग्रेजुएट निकला, जो 2 दिन से फ्लू की वजह से बिस्तर पर था। शायद उस साल एशियन फ्लू चल रहा था, मुझे याद नहीं। खैर, वो ग्राइंडर की ओर सूप और टोस्ट लेने जा रहा था जब पार्किंग में बेहोश हो गया। दिन गर्म और बादली बने रहे। लोग छोटे छोटे झुंडों में इकट्ठा होते और बहुत तेजी से बिखर जाते और फिर बनते। एक ही चेहरे को ज्यादा देर देखने से अजीब विचार आने लगते और अफवाहें कैंपस में इतनी तेजी से फैलती थीं जैसे प्रकाश की गति से दौड़ रही हों। एक लोकप्रिय इतिहास के प्रोफेसर को छोटे पुल के पास हंसते और रोते हुए सुना गया। गेल क्रमन ने एनिमल साइंसेज की पार्किंग में ब्लैक टॉप पर अपने ही खून से एक रहस्यमयी दो शब्दों का संदेश छोड़ा था। कहा गया कि दोनों हत्याएं असल में राजनीतिक अपराध थीं, एक तरह की रिचुअल मर्डर जो युद्ध के विरोध में एसडीएस की किसी शाखा ने की थी। उन्होंने उस पर आरोप लगाए, अदालत में पेश किया और फिर उसे छोड़ दिया ताकि वह अपने न्यू हैम्पशायर के कस्बे में जल्दी वापस भाग सके। उस आखिरी भयानक स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग की रात के बाद जब मार्सिया करण की मॉल पर हत्या कर दी गई, वह क्यों बाहर और अकेली थी, यह कभी नहीं जाना जा सकेगा। वह एक मोटी लेकिन दुख भरी सुंदर लड़की थी जो शहर में 3 अन्य लड़कियों के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। वह उतनी ही चुपचाप और आसानी से कैंपस में आ गई थी जितना कि स्प्रिंग हील जैक खुद। उसे क्या लाया? शायद उसकी जरूरत उतनी ही गहरी और अनियंत्रित थी जितनी कि उसके हत्यारे की, और उतनी ही समझ से परे। शायद एक बेसब्र और भावुक रोमांस की जरूरत, एक गर्म रात, गर्म धुंध, समंदर की महक और ठंडी चाकू की। वह 23 तारीख को हुआ था। 24 को कॉलेज के अध्यक्ष ने घोषणा की कि स्प्रिंग ब्रेक एक हफ्ता पहले शुरू होगा, और हम सब बिखर गए, खुशी से नहीं बल्कि तूफान से पहले डरे हुए भेड़ों की तरह, कैंपस को खाली और डरावना छोड़ते हुए जहां पुलिस और एक काली परछाई बची थी। मेरे पास कैंपस में अपनी कार थी और मैं 6 लोगों को अपने साथ डाउन स्टेट ले गया। उनका सामान इधर उधर भरा हुआ था। यह कोई सुखद यात्रा नहीं थी, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता था कि स्प्रिंग हील जैक शायद हमारे साथ कार में ही था। उस रात तापमान 15 डिग्री गिर गया और पूरे उत्तरी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में एक चिल्लाते हुए तूफानी हवा ने दस्तक दी, जो ओले से शुरू हुई और 1 फुट बर्फ पर खत्म हुई। हमेशा की तरह कुछ बूढ़े लोग बर्फ हटाते हुए हार्ट अटैक से मर गए, और फिर जैसे जादू से अप्रैल आ गया। साफ बारिशें और तारों भरी रातें। उन्होंने इसे स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग कहा, भगवान जाने क्यों। और यह एक बुरी झूठी रातु है जो हर 8 या 10 साल में ही आती है। स्प्रिंग हील जैक धुंध के साथ चला गया और जून की शुरुआत तक कैंपस की बातें ड्राफ्ट विरोधों और एक प्रसिद्ध हथियार निर्माता के जॉब इंटरव्यू के विरोध में बैठे छात्रों तक सीमित हो गईं। जून तक स्प्रिंग हील जैक का विषय लगभग सर्वसम्मति से टाला जाने लगा, कम से कम ऊपरी तौर पर। मुझे संदेह है कि बहुत से लोग चुपचाप उस पागलपन के संपूर्ण अंडे में एक दरार ढूंढते रहे जिससे सब कुछ समझ में आ जाए। उसी साल मैंने स्नातक किया और अगले साल मेरी शादी हुई, एक अच्छी नौकरी एक लोकल पब्लिशिंग हाउस में। 1971 में हमारे एक बच्चा हुआ और अब वह लगभग स्कूल जाने लायक है। एक अच्छा और जिज्ञासु लड़का जिसकी आंखें मेरी हैं और होंठ उसकी मां के। फिर आज का अखबार। जाहिर है मुझे पता था कि यह फिर आया है। मुझे कल सुबह ही पता चल गया था जब मैं उठा और मैंने नालियों में बर्फ के पिघलने की रहस्यमयी आवाज सुनी और हमारे बरामदे से समुद्र की नमकीन खुशबू सूंघी, जो कि समुद्र तट से 9 मील दूर है।
मुझे पता चल गया कि स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग फिर आ गया है जब मैं कल रात काम से घर लौट रहा था और मुझे कोहरे के कारण अपनी हेडलाइट्स जलानी पड़ी, जो पहले ही खेतों और घाटियों से रेंगती हुई निकलने लगी थी, इमारतों की रेखाओं को धुंधला कर रही थी और स्ट्रीट लाइट्स के चारों ओर परी जैसे घेरे बना रही थी। आज सुबह के अखबार में लिखा है कि न्यू शैरन कैंपस में सिविल वॉर की तोपों के पास एक लड़की की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या कल रात हुई और वह एक पिघलती हुई बर्फ की ढेरी में मिली। वह पूरी नहीं थी। वह पूरी नहीं थी। मेरी पत्नी परेशान है। वह जानना चाहती है कि मैं कल रात कहाँ था। मैं उसे नहीं बता सकता क्योंकि मुझे याद नहीं। मुझे याद है कि मैंने काम से घर आना शुरू किया और मैंने अपनी हेडलाइट्स ऑन की ताकि उस खूबसूरत रेंगते हुए कोहरे में रास्ता देख सकूं। लेकिन बस यही याद है। मैं उस कोहरीली रात के बारे में सोच रहा हूं जब मुझे सिर दर्द था और मैं हवा में टहलने निकला था और उन सभी सुंदर परछाइयों के बीच से गुजरा था जिनका न आकार था न रूप। और मैं अपनी कार के ट्रंक के बारे में सोच रहा हूं। कितना भयानक शब्द है ट्रंक। और सोच रहा हूं कि मैं उसे खोलने से डर क्यों रहा हूं। जब मैं यह लिख रहा हूं तो मैं अपनी पत्नी को अगले कमरे में रोते हुए सुन सकता हूं। वह सोचती है कि मैं कल रात किसी और औरत के साथ था। और हे भगवान, मुझे भी ऐसा ही लगता है। स्ट्रॉबेरी स्प्रिंग सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। यह एक लघु कहानी थी स्टीफन किंग द्वारा, जिसे उनकी नाइट शिफ्ट संग्रह में पाया जा सकता है। अगर इस कहानी ने आपको छू लिया तो इसे अपने पास मत रखिए। इसे साझा कीजिए। और अगर आप किसी वेदांत जैसे बच्चे या किसी ईशा जैसी बच्ची को जानते हैं तो उनसे बस इतना कहिए, तुम जरूरी हो। तुम्हारी हमें जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।